मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का 5वां पाठ गिल्लू के बारे में और लेखिका के बारे में पहले जानकारी लेंगे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य के आधुनिक मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। क्या है आधुनिक मीरा? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारते रहते हैं। तो ये आधुनिक मीरा के नाम से जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा। कवि निराला, हिंदी के जो कवि हैं निराला, उन्होंने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से पुकारते हैं। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी देखा। इन्होंने महादेवी वर्मा आज़ादी से पहले भारत कैसा था, आज़ादी के बाद भारत कैसा है, ये दो भी उन्होंने देखे। वे उन कवियों में से एक है कि जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार पिंडा को देखा, परखा और करुणा होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। क्या है, ये ना एक ऐसे कवि हैं समाज में जो काम करते हुए भारत के भीतर, भारत के अंदर जो अहंकार उठे हुआ है, जो पीड़ा है, उसे देखते हुए, उसको परखते हुए, उसके पर करुणा होके जो अंधकार है उसे दूर करने के लिए इन्होंने कोशिश की। न केवल इनका साहित्य बल्कि उनके समाज सुधारक कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना की भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। इन्होंने केवल साहित्य के अलावा उनके समाज सुधारक कार्य और महिलाओं के लिए भी प्रति चेतना की भावना रखते हुए इस दृष्टि से उन्हें प्रभावित होते गए। इनके पिताजी का नाम है गोविंद प्रसाद और माता का नाम है हेमरानी। महादेवी वर्मा ने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उससे केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया। क्या है, महादेवी वर्मा मन की पीड़ा यानी दिल की जो पीड़ा है, परेशानी है, वो स्नेह और श्रृंगार के साथ यानी एक दोस्ती के साथ, एक खूबसूरती के साथ उसे सजाया और दीप शाखा की वह जन जन की पीड़ा को रूप में स्थापित हुई। उसे केवल पाठकों को जो उसके जन जन की पीड़ा जो परेशानी हुई वो परेशानी को रूप में स्थापित हुई और उसे केवल जो पाठक हैं पढ़ने वालों को नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक जो उसके बारे में जानकारी निकालते उन लोगों को भी गहराई तक प्रभावित किया। साहित्य में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने जो हिंदी साहित्य की सेवा किए उसको दृष्टि में रखते हुए इनको खिताबां दिए गए। उसमें से मंगल प्रसाद पुरस्कार एक है, भारत भारती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किए गए। यामा काव्य रचना के लिए उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया। यामा ये जो काव्य हैं उसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया। क्या है, भारत सरकार भी
यानी इंडियन गवर्नमेंट भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों से इनको सम्मानित किए। वे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई। ऐसी महान हस्ती का स्वर्गवास सन 1988 में हुआ। इनकी मृत्यु 1988 में हुई। इन्होंने क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में भी इन्होंने थे, सदस्य थे, और ऐसे महान हस्ती 1988 में इनकी मृत्यु हुई। महादेवी वर्मा की रचनाएं हिंदी साहित्य उपवन में सुगंध फैलाती हैं। जो ये महादेवी वर्मा हैं, उनकी जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य का चमन है उसमें खुशबू फैलाती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा रचनाओं में जहाँ उनका काव्य सौंदर्य झलकता है, वहीं अतीत के चलचित्र व स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र और पथ के साथी, मेरा परिवार ऐसे मीठी स्मृतियों का तंता लगा दिया है। जैसे कि इनके काव्य है, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शाखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ऐसे रचनाओं के साथ इसमें एक काव्य की झलक है। उसके साथ साथ अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्रें और पथ के साथी, मेरा परिवार, ऐसे हिंदी स्मृतियाँ, ऐसे मीठे यादें भी इनके साथ थे। श्रेष्ठ कवियत्री के अतिरिक्त महादेवी वर्मा गद्य लेखिका के रूप में भी अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। इन्हों कवियत्री के अलावा गद्य लेखिका के रूप में भी इन्हों अपनी जगह संभाल के रखे हुए हैं। अब गिल्लू के बारे में जानकारी लेंगे, असल पाठ क्या है। ये पाठ अब देखेंगे अपन। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देख के अनायास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो गया। सोनजूही में एक पीली, यानी एक फ्लावर हाउस में एक पीली कली लगी हुई है झाड़ पे, इसे देख के अनायास ही उसे एक छोटे से जीव जानवर का याद आ गया, जो इस लता की सघन हरिमिता में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। जो जानवर है वो दिन तमाम ये हरी सी झाड़ों में छुपके बैठता था, और मैं घर पे लौट के आने के बाद, महादेवी वर्मा घर पे लौट के आने के बाद इनके खांधों के पर कूद के बैठ के इनको चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। पहले मुझे झाड़ों के कलियां तोड़ने की खोज रहती थी, कलियां कब लगते कब तोड़ना बोल के, लेकिन आज वो छोटे से जानवर की खोज है। परंतु वो तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन वो छोटा सा जानवर जो है वो आज ये जो सोनजूही का झाड़ है वो जड़ के नीचे मिट्टी भी बन गया होगा। कौन जाने स्मरण कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ये भी सोच रहे कि कौन जानते कि उन्होंने मुझे याद दिलाने के लिए उन्हें एक कली के रूप में फिर ऊपर आ गया हूँगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से चुआकल जैसा खेल खेल रहे हैं। अचानक एक दिन इन्हों बाहर आए, बरामदे में ठहरे, वहाँ पे देखे तो एक कौवा और एक कौवी
यानी एक दो कौवे गमले के पीछे चोंच मारते हुए खेल रहे थे। ये काकभूषिंडी भी विचित्र पक्षी है, ये जो कौवे भी एक विचित्र हैं। एक साथ समाधरित, आनंदरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, ये भी एक साथ समाधरित है और आनंद है, अति सम्मानित है, ये काकभूषिंडियाँ। हमारे बेचारे पुरखों ना गरुड़ा के रूप में आ सकते हैं, जो हमारे पुरखें गरुड़ वाहन में आ सकते हैं, ना मयूर के या मोर के वैसे, ना हंस के वैसा भी आ सकते हैं। उन्होंने पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरणीय होना पड़ता है। उन्होंने अपने पास आने के लिए, कुछ पाने के लिए काक बन के यहाँ पे आना होगा। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। क्या है, इन्होंने जो कौवे कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आने का संदेश भी अपने ये कर्कश यानी बुरी आवाज़ में, काव काव बोलते हुए आवाज़ में देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव, दूसरी तरफ ये कौवा और काव काव पुकारना, काव काव करने को अवमान का अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जो ये पुकारते रहते कौवे, वो एक बुरे अवमान के उसमें अपन सोचते रहते। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रफक गई। क्या है, ये जो कौवे जो पुकारते हुए वहाँ पे काव काव कर लेते हुए ठहरे थे, तो उन लोगों के उसमें से अचानक मेरी नज़र वो गमलों के तरफ और दीवार के तरफ पड़ी। वो दीवार और गमले के बीच में छिपे एक छोटे से जीव के पर, जानवर के पर मेरी नज़र पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब वो कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। क्या है, निकट जाके देखें यानी करीब जाके देखें तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घोंसले से नीचे गिरा हुआ है और कौवे के खाने की कोशिश में है। काक वृद्ध की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। जो कौवों के चोंच जो है, उसके एक दो चोंच भी अगर से उसको पड़े, उसके घाव, उसके जो जख्म बहुत बड़े होते, इसलिए इन्हों गमले से चिपके हुआ पड़ा हुआ था। सब ने कहा, कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जाए। सब लोग क्या बोले, अगर से कौवे के चोंच उसके पर लग गए, उसका घाव कौवे के चोंच से हुआ, तो वो जीव जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, उसको छोड़ दीजिए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठा के अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछ के घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेकिन मेरा दिल खामोश नहीं था, मेरा दिल बोल रहा था उसे लेके जाके कुछ ना कुछ करने के लिए। इसलिए फ़ौरन उसे उठा लिए, अपने कमरे में लेके गए ये छोटे से जानवर को। फिर रुई से उसका जो चोंच लग के खून निकले हुआ है उसे पोंछ के एक पेंसिलिन की दवा उसे लगा दिए। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगो कर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुला ना सका और दूध की बूंदें दोनों और ढुलक गई। क्या है, एक छोटी सी रुई की बत्ती बना के दूध में डुबो के उसको पिलाने की कोशिश करें, लेकिन बेचारा वो छोटा सा नन्हा सा गिलहरी
मुंह नहीं खोल सका और उसके जो दूध के बूंद थे वो बाजुक से निकल गए। कई घंटों के उपचार के उपरांत तो उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कितनी की कोशिश करने के बाद उसके मुंह में एक कतरा पानी का डाल सकें। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन के बाद वो इतना अच्छा स्वस्थ हो गया कि वो गिलहरी ने मेरी उंगलियां अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ के नील कांच की मोतियों के ऐसे उसके आँखों से देखते हुए इधर उधर देखने लगा। वो गिलहरी का बच्चा 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झुंबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीनों के बाद उसकी जो आंखों पर बालें और उसकी पूंछ और उसके चमकीली आँखें, ये सब जने देख के एकदम विस्मित परेशान होने लगे और देखने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। क्या है? उसे जातिवाचक एक जानवर के जात से एक इंसान के वाचक में अपन बदल दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। और उस दिन से वो जो गिलहरी है उसे अपन गिल्लू बोल के पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियों में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। और इन्हों क्या है, फूल रखने वाली एक हल्की सी डाली में रुई बिछा के ये खिड़की को ये लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो 2 साल तक गिल्लू का घर बने हुआ था। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। वो अपन खुद झूलते हुए और उसके कांच के आँखों से कमरे के अंदर और खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। लेकिन उसकी जो समझदारी है और उसके काम धाम है वो देख के सब जने परेशान होते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब मैं लिखने के लिए बैठती तो वो गिल्लू मेरा ध्यान पूरा उसके तरफ करने के लिए उन्होंने कितनी की कोशिश करने के लिए करता था और कि उन्होंने एक अच्छा सा प्लान निकाले। वो मेरे पैर तक आके सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उड़ती। वो क्या है, झट से आके मेरे पैर का नहीं आ जाता, मेरे पैर को छीले के एकदम जाके पर्दे के पर चढ़ जाता और तेज़ी से फिर वहाँ से कूदता, ऐसा दौड़न दौड़ करते हुए जब तक मैं वो गिलहरी को ना पकड़े जब तक इसी तरीके से खेलते हुए रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे के भीतर बंद रहता। और एक बार ये गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में रख देती थी और उसके 2 पंजे और सिर सिर्फ 2 ये हिस्से बाहर रहते थे, बाकी का जिस्म पूरा लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में मैं कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। क्या है, ये अद्भुत स्थिति में भी यानी ऐसा लिफाफे में बंद करने के बाद भी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े होकर वो अपनी चमकीली आँखों से मेरा कामकाज देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक
करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ के उसे कुतरता रहता। भूख लगने के बाद इसे ऐसा गिल्लू को भूख लगी तो जब चिक चिक करके आवाज़ दे के उसे पुकारता था, यानी उसका एक इशारा था मुझे भूख लग रही, तब काजू और बिस्कुट लेके जाके उसे देती तो वो लिफाफे में से जो बाहर दो पैर बाहर हैं वो पैरों से उसे लेके वो पंजों के सहारे पकड़ के कतरते हुए खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। 1 साल हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौली हौली आने लगी। नीम के चमेली के फूलों की खुशबू फिर मेरे कने आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आके चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। बाहर के थोड़े गिलहरियाँ भी खिड़की के जाली के पास आके चिक चिक बोल के पुकारने लगे, और वो क्या बोलने वाले हैं नहीं मालूम। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख के मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जो गिल्लू है वो जाली के बाहर पूरा देखते हुए रहता, झांकने लगता, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये गिल्लू को आज़ाद करना ज़रूरी है। मैंने कीले निकाल के जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। मैं क्या कर रही, जाली का एक कोना निकाल दी, वहाँ पे रास्ता बना दिया, तो गिलहरी जो गिल्लू बाहर जाने के लिए मुक्त होने के लिए एक ठंडी से सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पाले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी। ये छोटे से जानवर को कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक प्रॉब्लम ही था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। ज़रूरी कामों के पर मैं बाहर जाते वक्त कमरा तो बंद रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आके मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। जैसे कि मैं कॉलेज से आने के बाद कमरा खोलते ही कमरे के अंदर जो गिल्लू अपनी जाली से अंदर आके मेरे पैरों से सर से पैरों तक दौड़ने लगता, तब से वह नीचे का क्रम हो गया। उस दिन से इसका रूटीन काम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे कि मैं कमरे से बाहर जाते वक्त गिल्लू भी खिड़की से बाहर चले जाता और वहाँ पे जो गिलहरियाँ आके हैं वो गिलहरियों से खेलता, उसका एक लीडर बनता और उछल कूदते हुए वहाँ पे खेलते रहता। और जैसे कि मैं 4 बजे घर को पलट के आती, जब ये फिर खिड़की से अंदर आ जाता और झूले में बैठ के झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसने ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। मुझे हर हमेशा चौकन्ना करने के लिए चौंकाने वाली ख्वाहिश उसको कब से पैदा हुई। कभी फूलदान के फूलों में छिपा जाता, कभी पर्दे के चिन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों में। कभी कभी फूलदान में छुप जाता और या नहीं कभी कभी पर्दे में छुप जाता, और या नहीं तो ये जो सोनजूही झाड़ है उसके पत्तियों में छुपे हुआ रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षियाँ हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मेरे पास और सारे पशु पक्षियाँ भी हैं, लेकिन उससे भी मेरा लगाव लगे हुआ है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेकिन कौन से भी इतने सारे जानवरों को मैं पालती हूँ और उसके साथ मैं मोहब्बत से रहती हूँ, लेकिन कौन सा भी जानवर मेरे पास आके मेरे खाने की थाली में खाने की हिम्मत कोई भी नहीं करे, ऐसा तो आज तक मुझे याद नहीं है। लेकिन गिल्लू ये काम करता था। गिल्लू इनमें से अपवाद था।
मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। जैसे कि मैं खाने के लिए कमरे में पहुंचती, वो खिड़की में से बाहर निकल के आंगन की दीवार से बरामदे में से होते हुए मेज़ के पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। कई कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठ के वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठा के बड़ी सफाई से खाता रहता। बहुत मेहनत से उसे टेबल पे बिठाना सिखाया और उसके बाद इसके थाली में से एक एक चावल का दाना साफ सफाई से खाने के लिए इन्हों सिखाए। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू तो इसका बहुत पसंदमंद चीज़ थी। कभी कभी काजू नहीं मिला तो कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं खाता था और झूले में से भी कुछ दिए तो नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। वो दिनों में थोड़े दिन मेरे को एक्सीडेंट होके मैं दवाखाने में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर के दौड़ता। वो दिनों में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलते गिल्लू क्या है उतर के झूले के पास भागता था और फिर किसी दूसरे को देख के उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। फिर अगर से कोई दूसरे दिख गए तो फ़ौरन घोंसले में जाके बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौट कर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। सब लोग काजू देते गए, लेकिन अस्पताल से मैं आने के बाद उसका झूला साफ़ करने के वास्ते गई तो जब उसमें काजू बहुत सारे पड़े हुए थे, तो जब इससे मुझे पता चला कि मैं नहीं थे तो दिन इन्होंने कितना कम काजू खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर निरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों की इतनी हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मेरी इस परेशानी के वक़्त, इस दुर्घटना के वक़्त मेरा तकिए के पास इन्हों बैठ के अपने नन्हे नन्हे पंजों के सहारे अपने बालों को सहलाते हुए वहाँ बैठ जाता था, वहाँ से हटना नहीं चाहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर के में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। गर्मियों के दिन में दोपहर के टाइम में काम करते वक्त गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था और झूले में भी नहीं बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वत्र नया उपाय खोज निकाला था। क्या है, उन्होंने मेरे करीब बैठ के गर्मी से बचने के लिए एक नया प्लान सोचा। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। वो क्या है, मेरे करीब में एक सुराही रखी हुई थी, वो सुराही के करीब बैठता था, उसकी ठंडक लेता था और मेरे करीब रहने लगता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। जो गिलहरियाँ हैं उस 2 साल तक ही जी सकते, उससे ज़्यादा मुश्किल है। और गिलहरी, ये जो गिल्लू है, उसकी जीवन यात्रा यानी उसका करीब करीब 2 साल होने आया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। उन्होंने दिन भर इसके पास ही बैठे हुआ था, कुछ खाया भी नहीं और बाहर भी नहीं गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतर के मेरी बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वो उंगलियां पकड़ के हाथ से चिपक गया। क्या है, रात में अंत की यातना में यानी ख़त्म होने के टाइम पे भी वो झूले से उतर के मेरे पास आया, मेरे बिस्तर पे आ गया,
और अपने ठंडे ठंडे पंजों से अपनी उंगलियां पकड़ के उसको चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणस्ना स्थिति में पकड़ा था। अब ऐसे ठंडा ठंडा है जैसे कि उसे कौवे की चोंच लगे वक्त उन्होंने जैसा मौत के मुंह में था, उसी तरीके से अब इसके पास आके था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगह के हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का कोशिश की। क्या है, पंजे इतने ठंडे होने लगे कि मैं जग के यानी महादेव वर्मा हीटर लगाए और उसको गर्मी देने की कोशिश की। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जगत के लिए सो गया। लेकिन सूरज निकलने से पहले किरण के स्पर्श के साथ, सूरज के साथ साथ उन्होंने दूसरी ज़िंदगी में चले गया, यानी मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। अब क्या है, उसका झूला भी निकाल दिए और खिड़की की जाली भी बंद कर दिए। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। लेकिन दूसरे गिलहरियाँ, नई पीढ़ी के गिलहरियाँ वहाँ से वो जाली में से चिक चिक बोल के पुकारते थे और सोनजूही का जो मौसम से फूल आते रहते जाते रहते वो आ रहे थे और जा रहे थे। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। क्या है, सोनजूही का जो झाड़ है उसके नीचे, वो लता के क्रीपर के नीचे गिलहरी की समाधि यानी उसको दफनाया गया। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए उसे वहाँ पे दफनाया गया कि वो जो जोनजूही की लता है वो उसे बहुत पसंद थी। इसलिए भी कि लघुगत का किसी वसंत के दिन जूही के पिता वो छोटे फूलों में खिल जाने की विश्वास मुझे संतोष देता है। और जैसे कि सीज़न बदलते फूला वहाँ से निकलना, खुशबू देना, तो ये झाड़ की एक खुशबू भी मुझे खुशियों में लहराती थी। ये था गिल्लू, ये पाठ था। आज ये पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया।